हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुचा और मैं अभी एनटीपीसी लिमिटेड में काम कर रहा हूँ। मेरा गेट के थ्रू कई सारी पीएसयूज में भी सिलेक्शन हो गया था और आईआईटीज में भी सिलेक्शन हो गया था। फाइनली मैंने एनटीपीसी ज्वाइन किया हुआ है। तो आज पीएस में कन्वेंशनल क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। तो अभी मैंने फ्लाईव्हील रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। अब हम थ्योरी ऑफ मशीन से रिलेटेड थ्योरी ऑफ मशीन के एक नए चैप्टर स्टैटिक एनालिसिस और डायनामिक एनालिसिस, इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज वो डायनामिक एनालिसिस का होगा। तो हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। स्टैटिक जो हमारी बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग बेसिकली क्या होती है, हमें फोर्स बैलेंस करना है, कपल बैलेंस करना है, जिससे कि हमारा क्या हो, वाइब्रेशन ना हो सिस्टम के अंदर, है ना। बैलेंसिंग से क्या होता है, हमारा अगर बैलेंसिंग प्रॉपर रहेगी तो वाइब्रेशन नहीं रहेगा सिस्टम के अंदर, है ना। अनबैलेंस फोर्सेस नहीं रहेंगे, अनबैलेंस फोर्सेस के कारण टॉर्क नहीं लगेगा और हमारी मशीन डैमेज नहीं होगी। ठीक है, तो हमें इन सभी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। हम अपनी कार की भी बैलेंसिंग कराना चाहते हैं। व्हील की जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो व्हील की बैलेंसिंग में क्या करता है कि व्हील को रोटेट करके चेक करता है वो कि व्हील का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जो हमारी बैलेंसिंग होती है वो दो टाइप की बैलेंसिंग होती है। पहली है हमारी स्टैटिक और दूसरी रहती है हमारी डायनेमिक। स्टैटिक में क्या किया जाता है, स्टैटिक में जो भी हमारी स्टैटिक फोर्सेस हैं उनके कारण बैलेंसिंग चेक की जाती है और डायनेमिक में डायनेमिक फोर्सेस के कारण। बेसिकली स्टैटिक में क्या रहता है, सपोज दैट ए मेरा कोई सिस्टम है, इसकी एक्सिस ए है। अगर इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होगा, सपोज यहां पर हैवी मास है और इस एंड पर मास नहीं है, तो क्या होगा, जो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो एक्सेस होगी वो कहां पर शिफ्ट हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी। या जो भी हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगी। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन हमारा ये है और एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलाइनमेंट यहां पर है, और जो हमारी जो एक्सेस ऑफ रोटेशन यहां पर है, लेकिन एक्सेस ऑफ मास सेंटर कहां पर रहेगा, वो थोड़ा उससे डिसअलाइन रहेगा या ऑफसेट रहेगा। तो होगा क्या, हमारा जो भी सिस्टम है वो स्टैटिक अनबैलेंसिंग रहेगा। तो स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए हम जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है और एक्सेस ऑफ मास सेंटर है दोनों हमारी अलाइन होना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टैटिक बैलेंसिंग। डायनेमिक में हम डायनेमिक फोर्सेस का कंसीडरेशन करते हैं। डायनेमिक फोर्सेस mr ओमेगा स्क्वायर, जो हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगते हैं, जो मास सेंटर को हम मान करके चलते हैं, उस मास सेंटर के कारण जो भी हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उसके कारण जो भी हमारे डायनेमिक फोर्सेस लग रहे हैं उन डायनेमिक फोर्सेस का अलाइनमेंट करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। प्लस जो डायनेमिक फोर्सेस लग रहे हैं उसके साथ में जो हमारा डायनेमिक फोर्स के कारण जो हमारा कपल लग रहा है, जब हम उन दोनों का बैलेंस कर देते हैं तो हमारा डायनेमिक बैलेंसिंग हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हमारे पास में डायनेमिक बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईएएस के कन्वेंशनल में, जो 20 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एक जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो आईएएस 2011 का क्वेश्चन देते हैं जो 15 मार्क्स का है। ठीक है, जिसमें क्या बोला गया है, 2 सिलेंडर अनकपल्ड लोकोमोटिव। ठीक है, तो मीन्स क्या है, सबसे पहले दिया हुआ 2 सिलेंडर है, मीन्स हमारे 2 रोटेटिंग पार्ट हो गए। अब इनको हम अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बनाते हैं तो इनको हम कैसे बनाते हैं, हमारी करंट ए हो गई, एक्सेस ऑफ रोटेशन ए हो गया हमारा, और इसके कारण हमारा ए हमारा कपलर हो गया या कनेक्टिंग रोड हो गई, और फिर यहाँ पे हमारा रोटेटिंग मास लगा हुआ है या स्लाइडर लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, और ये हमारा सिलेंडर है। तो फाइनली हम क्या करते हैं, इनका इसमें क्या है, एक रोटेटिंग पार्ट ये है और ये क्या है, ये हमारा रोटेटिंग पार्ट नहीं है, ये हमारा थोड़ा रॉकर टाइप का मैकेनिज्म है, ये हमारा क्या है, रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म है। तो इन सभी इसको और इनको, इन तीनों पार्ट्स को मिला करके हम एक कंबाइंड क्या बना लेते हैं, कंबाइंड अनबैलेंस्ड रोटेटिंग मास बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये दोनों पावर सिलेंडर दिए हुए हैं, ये दोनों सिलेंडर दिए हुए हैं, तो इनका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो अनबैलेंसिंग होगा वो केवल हम एक मास सेंटर m ले लेंगे, है ना, और इससे रेडियस r ले लेंगे, जिससे कुछ एंगल होगा वही इसी का एंगल रहेगा। ठीक है, तो हम फाइनली इतने पूरे सिस्टम की बैलेंसिंग ना चेक करते हुए फाइनली हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए केवल यहां पर एक ले लेंगे इसको, और इसी को जितना भी अनबैलेंसिंग होगा वो उसको एक इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे, रेसिप्रोकेटिंग मास और रोटेटिंग मास का कुछ कॉम्बिनेशन मिलाकर के हम इसी का अनबैलेंस मास बना लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये फाइनली ऐसा होता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारा 2 सिलेंडर इंजन है। ठीक है, 2 सिलेंडर इंजन है जिसमें क्या है, लोकोमोटिव है इनसाइड सिलेंडर 70 सेंटीमीटर अपार्ट। मींस जब हम डायनामिक एनालिसिस की बात करेंगे तो हमें साइड व्यू भी लेना पड़ेगा, या और हमें 2 व्यू की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमें साइड व्यू की जरूरत पड़ेगी
और एक हमें या तो फ्रंट व्यू की जरूरत पड़ेगी या टॉप व्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सपोज दैट ये मेरी ए जो है ए इंजन शाफ्ट है, इसमें एक प्लेन ए हो गया, एक प्लेन यहां पर हो गया और फाइनली यहां पर हमारे व्हील्स लगे हुए मान लिया, ठीक है। तो इस प्लेन में यहां पर क्रैंक लगा हुआ है इस एंगल पर, और दूसरे प्लेन में इस एंगल पे लगा हुआ है। मींस हमें प्लेन में भी देखना है, और अगर हम साइड से देखें तो हमें साइड से किस एंगल पे लगा हुआ वो भी देखना है, ठीक है। तो साइड व्यू में हमारा कुछ ऐसा आएगा किस एंगल पे लगा हुआ है, और हमारा फ्रंट व्यू में हमारा कुछ ऐसा आएगा जो फ्रंट व्यू हम बना रहे हैं, ठीक है। तो फ्रंट व्यू में क्या बोल रहे हैं, हमारे दो सिलेंडर है वो 70 सेंटीमीटर अपार्ट है। ये हमारा ये लगा हुआ है, एक दूसरा ही लगा हुआ है, दोनों कितने हैं 70 सेंटीमीटर अपार्ट है, क्लियर। पहला प्लान हो गया क्लियर। दूसरा क्या बोल रहे हैं, क्रैंक्स आर एट राइट एंगल एंड आर ईच 0.3 मीटर लॉन्ग। मींस जो हमसे क्या बोला हुआ है कि दोनों जो क्रैंक हैं, एक हमने मास ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, और हमसे क्या बोला हुआ है दोनों की जो क्रैंक है वो 0.3 मीटर लॉन्ग है। ए भी 0.3 मीटर है, ए भी 0.3 मीटर है। हमारी सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर अपार्ट दे दिया। फिर हमें क्या दे दिया, साइड व्यू से हमें क्या पता चल रहा है, ये हमारा अगर मास ए है तो हम मास ए को अगर यहां पर माने, ठीक है, बोले कि मास बी जो होगा वो इसके जस्ट 90 डिग्री में होगा। ये हमें क्लियर पता चल गया सेकंड क्वेश्चन सेकंड लाइन से, ठीक है। मास ऑफ रिवॉल्विंग पार्ट्स पर सिलेंडर इज 160 kg एंड मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स पर सिलेंडर इज 180 kg, ठीक है। अब हमें पर सिलेंडर की जानकारी दे रहे हैं। पर सिलेंडर में क्या दे रहे हैं इंफॉर्मेशन, पर सिलेंडर में हमें दे रहे हैं, हमें रेसिप्रोकेटिंग मास दे रहे हैं, ठीक है, और रेसिप्रोकेटिंग के साथ में रिवॉल्विंग पार्ट्स, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट दे रहे हैं और दूसरा रिवॉल्विंग पार्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है उसका मास कितना है 180 kg। जो रेसिप्रोकेटिंग है उसका वेट है 180 kg, और जो रिवॉल्विंग है उसका वेट है 160 kg, 160 kg, ठीक है। ये हमें थर्ड पार्ट में दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2 सिलेंडर इंजन है, 70 सेंटीमीटर पार्ट है, तो हमने 2 सिलेंडर बना लिए और 70 सेंटीमीटर अपार्ट कर लिए। फिर हमसे बोला कि जो दोनों मास हैं वो कैसे हैं, दोनों क्रैंक जो है वो 0.3 मीटर उनके लॉन्ग है और आपस में 90 डिग्री पर है। तो हमने इससे फाइनली इतना बना लिया। अब हमसे क्या बोला नेक्स्ट में, रेसिप्रोकेटिंग जो मास है पर सिलेंडर, मींस ये हमारा सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो पर सिलेंडर में बात कर रहे हैं, रेसिप्रोकेटिंग मास 180 kg है और रिवॉल्विंग पार्ट्स 160 kg है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहे हैं, होल ऑफ द रिवॉल्विंग एंड 2/3 ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स टू बी बैलेंस्ड एंड द बैलेंस masses are to be placed in the plane of rotation of driving wheels at a radius of 80 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हम आगे बोल रहे हैं कि जो हमारा किस किस को बैलेंस करना है, हमें बैलेंस किसको करना है, हमें बैलेंस करना है पूरा का पूरा रिवॉल्विंग पार्ट्स को, जो भी रिवॉल्विंग पार्ट्स का जो मास है उसको, प्लस 2/3 ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स को, रेसिप्रोकेटिंग। और ये किसकी बात हो रही है, पर सिलेंडर की बात हो रही है, क्लियर यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं हमें, बैलेंस masses are to be placed in the planes of rotation of driving wheels at a radius of 80 सेंटीमीटर। मींस अब हमें, ये तो हमारे अनबैलेंस है दोनों, लेकिन अब हमें जो बैलेंस मास लगाने हैं वो कैसे हैं, बैलेंस मास लगाने वो क्या है, जो हमें बैलेंसिंग मास लगाने हैं उनके प्लेन के बारे में बोल रहा है। क्या बोला उनके प्लेन के बारे में, प्लेन्स ऑफ रोटेशन ऑफ द ड्राइविंग व्हील्स एट अ रेडियस ऑफ 80 सेंटीमीटर। मींस जो बैलेंसिंग मासेस के जो प्लेन हैं उनमें जो मास लगेंगे उनका रेडियस कितना होगा, जैसे इनका रेडियस 0.3 है, उनका रेडियस कितना होगा 0.8, ठीक है। आगे क्या बोला है, ड्राइविंग व्हील्स आर 2 मीटर डायमीटर एंड 1.5 मीटर अपार्ट, ठीक है। तो हमसे क्या बोला हुआ है, जो ड्राइविंग व्हील्स हैं, ड्राइविंग व्हील्स दे आर कैसे है, ड्राइविंग व्हील्स जो है वो हमारे 1.5 मीटर अपार्ट है ना, 1.5 मीटर अपार्ट है।
तो जो हमें बैलेंसिंग मास लगाने वो कहां लगाने, ड्राइविंग व्हील के प्लेन में, ठीक है। ये हमें क्लियर हो गया, पहली क्लियर हो गई। दूसरी, दो जो बैलेंसिंग मासेस के प्लेन है वो 1.5 मीटर क्या है डिस्टेंस पर है। चलो हमें क्लियर हो गया। तो हमारा फाइनली इनके बीच में कितना गैप है, 70 सेंटीमीटर है। एक हमारा बैलेंसिंग मास यहां पर लग गया, ठीक है, और एक हमारा बैलेंसिंग मास यहां पर लग गया, ठीक है। ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। अब हमने क्या बोला है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर, इतना क्लियर हो गया। हमें क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ठीक है, फिर हमारे आंसर आसानी से आ जाएंगे। अब सी और डी का हमारा ये वाला क्लियर होगा, ये वाला दोनों के बीच में 1.5 मीटर है। एम ही एम पता चला गया, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है, इनकी रेडियस कितनी है, 0.8। तो यहाँ पर जो रेडियस है इसकी कितनी है, 0.8। ये भी कितनी होगी, 0.8। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या बोला गया है, एम ही, अब हम यहाँ पे सी और डी, यहां से हमें एंगल नहीं दिया हुआ है, तो हम मान के चलते हैं इससे एम सी ए है जो इससे थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। एक एम डी यहां पर लगा दिया हमने, ठीक है, जो इससे ये हमने थीटा 1 मान लिया, ये हमने थीटा 2 मान लिया, ठीक है। अब हमारा साइड व्यू भी बन गया, फ्रंट व्यू भी बन गया, इनके बीच में डिस्टेंस आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ बैलेंसिंग मासेस, ड्राइविंग क्रैंक स्पीड इज 300 आरपीएम, ठीक है। तो देखो हमने अभी ये सब क्लियर कर लिया। अभी हमें जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमें क्या दिया है, आगे क्रैंक स्पीड दी हुई है। क्रैंक स्पीड कितनी है, 300 आरपीएम है, ठीक है। पहला चीज दिया हुआ है 1.5 मीटर अपार्ट है, ठीक है। तो हमें पता चल गया इतना, ठीक है। हमने क्वेश्चन से सभी कुछ लिख लिया, अब हमें इतना सारा क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको बैलेंसिंग करना है। और हमें क्या बताना है, अब हमें फाइनली क्या करना है, हमें जो बैलेंसिंग मास लगाए हुए हैं हमें बताना है, जो मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ बैलेंस मास। हमें क्वेश्चन में पूरा दिया था, वो हमने यहाँ पे साइड व्यू बना लिया उसका, और ये हमने उसका फ्रंट व्यू बना लिया। तो यहाँ पे हमारा एक मास हो गया, ये 0.8 है, 0.8 है, हमने यहाँ पे 70 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या दिया हुआ है, इसके बीच का गैप भी उतना ही होगा, इसके बीच का भी गैप उतना ही होगा। तो ये 70 है, तो बचा कितना हमारा, इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा, 70 है, कितना 80 बचा, तो यहाँ पर 40, यहाँ पर 40 होगा, यहाँ पर 40, यहाँ पर 40 होगा, क्लियर। तो अब हमें क्या निकालना है वो हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या है, 180 केजी रेसिप्रोकेटिंग है, 160 केजी रिवॉल्विंग है। जो हमें बैलेंस करना है, बैलेंस क्या करना है, रिवॉल्विंग तो पूरा रहेगा और 2/3 और रेसिप्रोकेटिंग रहेगा। तो हम सबसे पहले बैलेंस मास कैलकुलेट करेंगे। तो बैलेंस मास जो हमें कैलकुलेट करना है किसका, एम ए और एम डी है ना, एम ए बराबर एम डी होगा ना, वो बैलेंस मास किसके बराबर होगा, रिवॉल्विंग तो पूरा रखना है, तो रिवॉल्विंग पूरा रख दिया 160 केजी प्लस 2/3 ऑफ इसका रेसिप्रोकेटिंग, 2/3 ऑफ 180, कितना आ जाएगा, यहां पे 60 हो गया और 60 इंटू में 120 हो गया, तो हमारा कितना आ गया 280 केजी, क्लियर। ये हमारा हो गया बस। अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा बहुत ज्यादा सिंपल है। अब हम इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने साइड व्यू और फ्रंट व्यू बना लिया है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के हमने सबको समझ लिया। अब हमें रेसिप्रोकेटिंग वाले पार्ट से है ना, रेसिप्रोकेटिंग मास कितना है, रिवॉल्विंग मास कितना है, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमने फाइनली बैलेंस मास निकाल लिया, जो हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। अब हमें एम ए बराबर दिया हुआ है, एम बी बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 280 केजी, क्लियर। अब एम ए और एम बी इनकी रेडियस दी हुई है, आर ए बराबर में आर बी बराबर में कितना होगा 0.3, क्लियर।
MC और MD इनकी रेडियस दी हुई है कितनी 0.8, RC इज इक्वल टू RD बराबर में 0.8। क्लियर। हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन। हमें MC बराबर में MD है या नहीं है वो भी नहीं पता ना है, MC और MD अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें MC भी निकालना है, MD भी निकालना है और इनका एंगल θ1 और θ2 निकालना है। क्लियर। क्लियर, अब तो इतना क्लियर होगा। अब हमारे लिए कुछ नहीं है, बहुत सारा सिंपल है, बस क्वेश्चंस पढ़ करके हमें इतना समझना है कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है और कहां पर किस चीज को कहां पर रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डायनामिक बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो डायनामिक बैलेंसिंग में हम किसकी करेंगे, फोर्सेस की बैलेंसिंग करेंगे। हम साइड व्यू को देख करके सब कुछ करना है, ठीक है। साइड व्यू को देख करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्स बैलेंस करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड व्यू को देखते हैं। साइड व्यू में यहाँ पर ये एंगल हमारा θ1 है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम फोर्सेस, हम क्या करते हैं, इसको हम रेफरेंस, एक को हम रेफरेंस प्लेन मान लेते हैं, इसको है ना, इसको हम रेफरेंस प्लेन मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, पहले हम ए के कारण जो कपल लग रहा है, यहाँ पर मूवमेंट जो लग रहा है, उस मूवमेंट को बैलेंसिंग कब होगी हमारी, डायनामिक बैलेंसिंग, जब हमारे कपल बैलेंस हो जाएंगे और प्लस कपल के साथ में हमारा फोर्स बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर हमें कपल बैलेंस करना है तो इस पोजीशन, इसके कारण जो यहां पर मूवमेंट लग रहा है इस वाले प्लेन पे, उसको निकालेंगे। इसके कारण जो मूवमेंट लग रहा है वो निकालेंगे, इसके कारण जो लग रहा है उसको निकालेंगे। अगर इन तीनों के कारण बैलेंस हो गया, फिर हम ऐसे ही फिर डी के कारण निकाल लेंगे। क्लियर। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम बैलेंसिंग के कारण निकाल लेंगे। अब ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है ना। तो हम करेंगे, तो हम एक काम करेंगे, हॉरिजॉन्टल में अलग करेंगे, हॉरिजॉन्टल में अलग फोर्सेस को बैलेंस करेंगे और वर्टिकल में जो हमारे कपल लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में कपल जो लग रहा है उसको अलग करेंगे और वर्टिकल में जो लग रहा है उसको अलग करेंगे, ठीक है। तो हर एक मास का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलेगा और हर एक का वर्टिकल कंपोनेंट निकलेगा। तो हम एक टेबल बना लेते हैं, जिससे हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, फाइनली फिर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहीं पर टेबल बना लेता हूं, ठीक है। जो हमारे मास है वो, ठीक है, मास के कारण जो हमारा रेडियस है उनका, ठीक है, रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस जो आ रही है हमारी वो, फिर इसका cos थीटा कंपोनेंट और sin थीटा कंपोनेंट। यहां पर cos थीटा मतलब हॉरिजॉन्टल और sin थीटा मतलब वर्टिकल। क्लियर। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, रेफरेंस प्लेन वाली मास की बात करते हैं। रेफरेंस प्लेन वाला मास कौन सा है, MC। MC बराबर क्या है, हमें निकालना है, ठीक है। अब रेडियस कितनी है इसकी, 0.8। क्लियर। इसका रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस कितनी है, 0 है भाई इसकी। cos थीटा, इसका cos थीटा कंपोनेंट क्या आएगा, MC है ना, MC का cos थीटा कंपोनेंट क्या आएगा, हम जो भी फोर्सेस निकालेंगे उसका हमें cos थीटा कंपोनेंट चाहिए। तो जो हमारा फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर क्या होता है, mr²। अभी हम ओमेगा स्क्वायर को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना होगा, इसका भी उतना ही होगा। तो ओमेगा स्क्वायर को कैंसिल करके केवल हम जो कैलकुलेट करते हैं वो mr को लिखते हैं, ठीक है। तो m और r, तो m कितना है, MC और 0.8, तो कितना हो जाएगा 0.8 MC और कितना है cos θ1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.8 MC cos θ1 और 0.8 MC sin θ1। क्लियर हो गया। अब हम ऐसे ही किसकी बात करेंगे, MA की। तो MA बराबर कितना है हमारा, MA बराबर क्या निकाला था हमने, 280 आया था हमारा। ME बराबर 280 kg, ठीक है। तो MA बराबर में 280, ठीक है। रेडियस है वो कितनी है, 0.3 है, ठीक है। रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस कितनी है, 40 है। तो 40 लिख दिया हमने। ये सेंटीमीटर में है तो उसको हम 0.4 ही कर देते हैं क्योंकि सब मीटर में तो ये भी मीटर में हो जाएगा 0.4, ठीक है। अब इसका cos थीटा कंपोनेंट MC का जो फोर्स का हम निकालने के बाद है ना, फोर्स का कंपोनेंट निकालने के बाद, तो फोर्स का कंपोनेंट कितना आ जाएगा 0.3 इंटू में 280 और फिर cos θ1 कितना है, इसका थीटा कितना है, इसका थीटा कितना माना है 0 डिग्री। तो 0.3 इंटू में 280 है ना, तो पॉइंट से 0 हट गया, कितना बचा 1 3 2 6 और 1 6 2 8,
ना क्या आ गया 84, यहाँ पर 84 आ गया। फिर साइन थीटा, थीटा कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, है ना, साइन थीटा कंपोनेंट। फिर एम बी बराबर भी कितना है 280 है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है 0.3 है, ठीक है। रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस, यहां से एम बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 70 प्लस 40 कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, क्लियर। कॉस थीटा कंपोनेंट कितना आएगा इसका कॉस थीटा कंपोनेंट, ये वाला एंगल कितना है, ये हमने इसको माना है ना, इसको हमने 0 एंगल माना है, इसको 0 डिग्री माना है, इसको थीटा 1 माना है। एम से सारे एंगल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एंगल कितना है इससे 90 डिग्री, तो कॉस थीटा कॉस 90 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। साइन 90 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। और वही फिर हमारा यहाँ पे कितना आएगा 280 इंटू में 0.3, तो कितना आ जाएगा 84, क्लियर। अब फिर हमारा एमसी आ गया। अब हम किसकी बात करते हैं एमडी की बात करते हैं, एमडी की बात करते हैं। एमडी का रेडियस कितना है 0.8, ठीक है। रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस कितनी, यहां से डिस्टेंस 70 प्लस 40 कितना है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, क्लियर। फिर हमारा जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है इसका एंगल कितना है यहां से इस वाले से θ2, तो क्या हो जाएगा कॉस θ2, और यहां पे कितना है 0.8 md cos θ2, ऐसे यहां पे क्या आ जाएगा 0.8 md sin θ2, क्लियर। तो हमने ये पूरा का पूरा चार्ट बना लिया, जिसमें हमने मास लिख दिया, रेडियस लिख दिया, रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस लिख दिया, जिसके अराउंड में हमें रेफरेंस प्लेन क्या है, जिसके अराउंड में हमें मूवमेंट निकालना है, ठीक है। कॉस थीटा निकाल दिया, साइन थीटा कंपोनेंट निकाल दिया। एक किसका कंपोनेंट है फोर्स का, एम आर ओमेगा स्क्वायर का, ठीक है। जो ओमेगा स्क्वायर है सारी फोर्सेस के लिए सेम रहेगा, तो हम ओमेगा स्क्वायर को हटा देते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल कितना जो कपल लग रहा है, पहले हॉरिजॉन्टल कपल को बराबर करेंगे, उसके बाद वर्टिकल पे आएंगे। तो हॉरिजॉन्टल कपल सी के कारण जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई हमारी 0 हो गई, सिग्मा फोर्स इनटू में डिस्टेंस, ठीक है। तो रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस लेना है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उनको देखेंगे हम केवल, ठीक है। तो एमसी के लिए डिस्टेंस कितनी हो गई 0 हो गई, तो 0 हो गया, प्लस एम ए के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है हमारा 84 इंटू 84 इंटू में डिस्टेंस कितनी हमारी 40 मीन 0.4, तो 0.4 प्लस अब हमारा क्या आ गया एमबी के कारण जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है 0 है, तो हमने 0 लिख दिया, प्लस एमडी के कारण जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है 0.8 md cos θ2, यही हो गया। इनटू में डिस्टेंस कितनी है 1.5 इनटू में 1.5। जो हॉरिजॉन्टल अगर हमारा बैलेंसिंग है तो क्या होगा, कपल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा है ना वो क्या आएगा 0 आएगा, तो ए बी बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, मीन्स कपल भी बैलेंस होना चाहिए और हमारा फोर्स भी बैलेंस होना चाहिए। तो हमने कपल बैलेंसिंग कर दिया, तो कितना आ जाएगा 84 इंटू में 0.4 8 32.8 हो गया, प्लस 1.2 md cos θ2 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हम किसको करें, हॉरिजॉन्टल को किया, ऐसे ही हम वर्टिकल को करेंगे। तो वर्टिकल में क्या हो जाएगा, वर्टिकल का ये तो हमने हॉरिजॉन्टल जो कपल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको कर लिया इक्वल। अब हम ऐसे ही वर्टिकल कंपोनेंट को करेंगे इक्वल। तो वर्टिकल कंपोनेंट एमसी के कारण क्या हो जाएगा एमसी आरसी इंटू में डिस्टेंस हमारी कितनी है 0 है रेफरेंस प्लेन से, तो ये तो पहले 0 हो गया, प्लस एम ए के कारण मास ए के कारण जो वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा साइन थीटा वाला, तो ए वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0 हो गया, प्लस एम बी के कारण जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है 84 इंटू यहां से रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस आ जाएगी, फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितनी है 1.1 इंटू 1.1 प्लस अब एम डी के कारण जो भी हमारा साइन थीटा वाला कंपोनेंट कितना है 0.8 md साइन θ2, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी यहां से 1.5, तो हमने 1.5 कर लिया, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 92.4 प्लस 1.2 md साइन θ2
इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों कंपोनेंट को आगे सॉल्व करें, इसको हम मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, अब हम सारा इसी से कैलकुलेट कर लेंगे। हम फाइनली जो हमारे कपल के कारण, जो कपल बैलेंसिंग के कारण जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर हमने बैलेंस किया तो हमारे पास में ये आ गया। ठीक है, और अगर हमने वर्टिकल कंपोनेंट को किया तो हमारे पास में ये आ गया। अब हम इसको क्या करना है, हमें बैलेंसिंग करने के बाद हमें θ2 निकालना है। तो हम θ2 निकालेंगे तो tan θ2 बराबर में कितना हो जाएगा, 92.4 अपॉन 32.8, क्योंकि बाकी ये दोनों कंपोनेंट तो हमारे क्या हो जाएंगे 1.2 टाइम्स 70, 1.2 टाइम्स 70, ये आपस में कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास में 92.4 डिवाइडेड बाई, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 92.4 डिवाइडेड बाई 32.8, तो हमारे पास में कितना आ गया 2.817। ठीक है, अगर हम θ2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, θ2 निकालना पड़ेगा ना हमें, तो tan इनवर्स 2.817। ठीक है, तो हमारे पास में एंगल आ गया 70.45 डिग्री। अभी देखो यहाँ पर क्या है ना, एक चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पे cos θ2 वाला कंपोनेंट नेगेटिव है, sin θ2 वाला कंपोनेंट नेगेटिव है, और θ2 बराबर पॉजिटिव आ रहा है, tan θ वाला कंपोनेंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हमें ऐसा कंपोनेंट देखना है। देखो हम क्या जानते हैं, हम क्वाड्रेंट में जानते हैं, क्या जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है और tan भी पॉजिटिव है। लेकिन जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो केवल हमारा साइन पॉजिटिव है। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा केवल tan पॉजिटिव है, और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो हमारा कॉस पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब ये वाला एंगल कौन सा है, हमें किस एंगल में, अभी क्या हो रहा है, हमारा साइन नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है, मींस मोस्ट प्रोबेबली इस वाले में आना चाहिए, क्योंकि साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव है, सॉरी इसमें साइन नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है, केवल tan पॉजिटिव है। तो tan हमारा पॉजिटिव आ रहा है और साइन नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो θ2 बराबर 70 हो सकता है क्या, इसमें हो सकता है क्या, इस 70 देखो 0 हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, और ये हमारा 360 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, मींस अब हमारा जो एंगल है 70.45, ये क्या हो रहा है, ये आ रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसमें क्या होना चाहिए, साइन भी पॉजिटिव होना चाहिए, कॉस भी पॉजिटिव होना चाहिए, और tan भी पॉजिटिव होना चाहिए। tan तो हमारा पॉजिटिव है, लेकिन साइन और कॉस कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब tan θ2 बराबर में अगर 70.45 आ रहा है तो हम क्या ले सकते हैं, tan पाई प्लस थीटा बराबर होता है ना, tan पाई प्लस थीटा बराबर tan थीटा होता है ना, यही होता है ना। तो tan पाई प्लस थीटा बराबर, तो इसमें क्या कर देंगे 180 प्लस 70.45, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 250.45। फाइनली एंगल हमारा इतना है, क्योंकि इस एंगल में भी tan पॉजिटिव है, इस एंगल में भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर tan 250 थीटा बराबर में 250.45 रहेगा तो इसी में, केवल इसी में पॉसिबिलिटी है 180 से 270 के बीच में आना चाहिए, 180 से 270 के बीच में आ रहा है। जो हमारा एंगल है कॉस वाला नेगेटिव रहेगा, साइन वाला कंपोनेंट नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर साइन भी देखने की जरूरत है, जो मोस्टली हम लोग गलती कर जाएंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। क्योंकि हमें कौन सा एंगल लेना है, 70 वाला लेना है, 250 वाला लेना है, क्यों लेना है, वो इसलिए लेना है क्योंकि हमारे यहाँ पे 180 से 270 के बीच में है, तभी जाकर के tan हमारा पॉजिटिव रहेगा, साइन और जो कॉस है वो हमारा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कपल को बैलेंस करके MD और θ2 की वैल्यू हमने निकाल ली थी, MD की और θ2 की वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है, तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, अभी हमें MC और θ1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इनकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने कपल बैलेंस कर लिया था, अभी हम फोर्स बैलेंस करेंगे। तो फोर्स बैलेंस में पहले हम हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करेंगे, फिर हम वर्टिकल फोर्स बैलेंस करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स 0.8 MC और θ1, 0.8 MC और θ1, फिर 84 रख दिया, 0 फिर 0 रख दिया। ठीक है, और फिर ये 0.8 MD cos θ2, तो 0.8 MD की वैल्यू हमने निकाल दी, वो MD की वैल्यू यहाँ पर रख दी, और θ2 की वैल्यू भी यहाँ पर रख दी। θ2 की वैल्यू हमने दो, हमारे पास में जो θ2 हमने निकाल करके आया था वो हमारा कितना आया था, θ2 की वैल्यू 70 आ रहा था, लेकिन हमारे इसमें क्या हो रहा था, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू दोनों कैसी थी, नेगेटिव थी। ठीक है, दोनों वैल्यू नेगेटिव थी, लेकिन जो tan थीटा की वैल्यू थी वो क्या थी, पॉजिटिव थी। तो हमारा जो थीटा एंगल रहेगा वो किस क्वाड्रेंट में रहेगा, यहाँ पर साइन कॉस tan तीनों पॉजिटिव होते हैं,
यहाँ पर केवल साइन पॉजिटिव होता है, इस वाले में केवल टेन पॉजिटिव होता है, और इस वाले क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव होता है। तो जो हमारा क्या था, केवल टेन पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट। ये 0 से 90 डिग्री है, 90 से 180 है, 180 से 270 है, तो 250 इसी में आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल आना चाहिए, इसलिए जो हमारा एंगल है 250 आ गया। क्लियर। फिर हमने इन तीनों को ऐड करके MC cos थीटा 1 की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ऐसे ही हमने जब वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 0.8 MC sin थीटा 1, तो हमने ए रख दिया। फिर एक 0 है, 0 रख दिया। फिर 84 रख दिया। फिर 0.8 MD sin थीटा 2, 0.8 MD की वैल्यू रख दी, और sin थीटा 2 की वैल्यू रख दी। हमारे वर्टिकल कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए, तो हमने वर्टिकल कंपोनेंट को भी 0 कर दिया बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, तो 0.8 MC फाइनली हमारा क्या आ गया, MC sin थीटा 1 बराबर इतना कुछ वैल्यू आ गया। ठीक है, MC cos थीटा 1 की वैल्यू आ गई, MC sin थीटा 1 की वैल्यू आ गई। फिर हमने tan थीटा 1 की वैल्यू निकाल दी, क्या आ जाएगा 28.028 डिवाइडेड बाई 77, तो हमारी कुछ इतनी वैल्यू आ गई। क्लियर। फिर हमने थीटा 1 की वैल्यू निकाल दी, थीटा 1 की हमारे पास वैल्यू आ गई, तो फिर हमने फिर MC की भी वैल्यू निकाल दी, MC की हमारे पास वैल्यू आ गई। MC की वैल्यू कैसे निकाल दी, इसी वाले इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इससे निकाल दो, ऐसे निकाल दो। तो फाइनली हमारे पास में जो मास है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में। ठीक है, तो हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, अभी हम शॉर्ट में समझते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया और क्वेश्चन में दिया क्या क्या था। ठीक है, तो चलिए एक बार हम रिकैप कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। हमें डायनेमिक बैलेंसिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें बोला हुआ है कितना है, ये 2 सिलेंडर इंजन था, 2 सिलेंडर इंजन था। ठीक है, तो हमारे क्या होंगे, 2 हमारे बैलेंसिंग मास होंगे। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है 2 बैलेंसिंग मास है जो आपस में 70 सेंटीमीटर अपार्ट है। ठीक है, पहली चीज दे दी। फिर हमें इनकी रेडियस दे दी, रेडियस कितनी दी थी हमें 0.3 रेडियस दे दी 0.3। फिर हमें क्या बोला, ये जो मास है दोनों, इनमें कुछ रिवॉल्विंग पार्ट है, कुछ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है, तो इनकी हमें वैल्यू दे दी। फिर हमसे बोला हमें जो मास बैलेंस करना है रिवॉल्यूशन का पूरा करना है, लेकिन जो रेसिप्रोकेटिंग मास है उसका केवल 2/3 करना है। तो हमने मास बैलेंस जो हमें करना है उसका हमने निकाल दिया। तो हमारे पास में क्या आ गई फाइनली वैल्यू, MA की वैल्यू आ गई और MB की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब हमारे पास में A आ गया, A आ गया, A आ गया, A आ गया। फिर आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारे व्हील्स हैं वो 1.5 मीटर अपार्ट है, और यही इन्हीं दोनों प्लेन में हमें बैलेंसिंग मास को लगाना है। ठीक है, तो हमें फाइनली इनके बीच की डिस्टेंस दे दी, इनके बीच की डिस्टेंस दे दी, इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया। ठीक है, हमारे जो बैलेंसिंग मास लगाने हैं वो कहां पे लगाने हैं, इन्हीं दोनों प्लेन में। अभी इन्हीं दोनों प्लेन में हमने बैलेंसिंग मास MC और MD लगा दिया। क्लियर। फिर हमें क्या दिया हुआ है, इनके एंगल भी निकालना है, हमें MC और MD ये दोनों कैलकुलेट करना है, साथ में एक किस प्लेन पे लगेंगे वो भी कैलकुलेट करना है, थीटा 1 और थीटा 2। फिर इसके साथ में हमें क्या दिया हुआ है, जो हमारे दोनों सिलेंडर है वो आपस में 90 डिग्री अपार्ट है ना। तो हमें क्या दे दिया, हम साइड व्यू में अगर देखेंगे तो हमें, अगर इसको हमने A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, तो MA हमारा अगर 0 डिग्री पर है तो MD कितना होगा 90 डिग्री पर होगा। फिर हमें थीटा 1 और थीटा 2 मीन्स MC और MD इन दोनों की वैल्यू नहीं दी है, इन दोनों का थीटा 1 भी नहीं दिया है, तो हमने यहां से मान लिया ये MC1 है, ये क्या हो गया MC1 हो गया, और यही से हमने मान लिया ये MD1 है। ठीक है, हमने ये सभी कर लिया। फिर हमने जब हमारे पास में ये पूरा चार्ट बन गया, फिर हमने क्या कर दिया, फिर हमने सबसे पहले कपल को बैलेंस कर दिया। कपल में हॉरिजॉन्टल कपल और वर्टिकल कपल, जब इन दोनों को हमने बैलेंस कर दिया तो हमारे पास में MD की वैल्यू आ गई और थीटा 2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर हमने फोर्स को बैलेंस कर दिया। जब हमने फोर्स को बैलेंस कर दिया तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस कर दिया और वर्टिकल जो फोर्स कंपोनेंट है उनको बैलेंस कर दिया। हॉरिजॉन्टल वाले ए हैं, वर्टिकल वाले ए हैं। जब इन दोनों को बैलेंस कर दिया हमने तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, MC की वैल्यू आ गई और थीटा 1 की वैल्यू आ गई। क्लियर। तो बस हमारे पास में पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया। तो आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे और भी कन्वेंशनल रिलेटेड मैं और भी सारी क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा, तो उनको जरूर देखिए।